सोए हुओं को जगाया जाता है और खोए हुओं को ढूंढा जाता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। फिर से कहेंगे, सोए हुओं को जगाया जाता है और खोए हुओं को ढूंढा जाता है। वो लोग जो सत्ता के नशे में चूर होकर कहीं ना कहीं अपनी एसी रूम्स में या एसी गाड़ियों में उनके नशे में खो चुके हैं। अब बेड़ा उठाया डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर ने उन लोगों को ढूंढने का। यानी सरकार के जो वायदे किए गए थे, खास करके भाजपा की बात करें तो मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ था कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ अगर केंद्र में सरकार आती है तो आपका मसला सबसे पहले पूर्ण होगा, उन पर पूरी तरह से काम किया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा। सरकार बनी वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और इन 61,000 डेली वेजर्स नहीं कहेंगे हम, इनके परिवारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पर सवाल ये था कि सरकार बनते ही आपकी नज़र भी बदल गई और नीयत भी बदल गई। लगातार इन लोगों ने भूख हड़ताल भी की और उसी के चलते काफ़ी सारे दिग्गज नेताओं ने आकर इनका अनशन भी तोड़वाया और ये कहा कि आपका ज़रूर भला होगा, आने वाले समय में अच्छे दिन आने वाले हैं। और उसी के चलते जब गठबंधन सरकार रही भाजपा और पीडीपी की, तो एसआरओ 520 भी लाया गया और इन लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी कि अब हमारा मसला हल हो गया जनाब। उसके बाद एसआरओ 520 भी कहीं नहीं दिखा, यानी लाया तो ज़रूर, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। आज भी ये लोग उम्मीद में हैं। अभी हाल ही की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर के बाहर का घेराव हुआ। अपने हक की आवाज़ उठाना हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, हमारे कानूनी हक भी है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। पर मिला क्या, इनको लाठियाँ मिली। हर किसी ने इस पे कंडेम किया, निंदनीय बताया। पर सवाल ये है उसके बावजूद क्या इनकी सुनवाई हो पाई? अब फिर से 8 मार्च के लिए तैयार है। अब ये रविंद्र राणा जी का जो हमेशा डायलॉग बोलते हैं, आऊँ बैठे रहा, अब ये लोग उठाएंगे जनाब। अब आपका जो दायित्व है उसे करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने वायदा किया था। अगर वायदा नहीं किया होता तो हम आपसे भी सवाल नहीं करते, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में था कि सबसे पहले सरकार बनते ही आप लोगों को पक्का किया जाएगा। अब एक और लॉलीपॉप दे रही है आपकी, हमारा अगर सीएम आएगा तो सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में आपका काम होगा। अब जनता है जनाब, फैसला तो इन लोगों का 61 परिवार ने करना है और जो जनता हमें देख रही है उन्होंने करना है, क्योंकि आज ये लोग कल आपका भी कोई अपना इस तरह इस जगह पर होगा। और कहा जाता है बैकडोर एंट्रीज हैं जनाब। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पैराशूट से नीचे आते हैं, बैकडोर से अगर लगे हैं तो ये परिवार की रोजी रोटी के लिए आए हैं, जनता को सर्व कर रहे हैं। पर पैराशूट से डायरेक्ट जो आते हैं केंद्र में जाकर बैठते हैं और बड़ी बड़ी उनको कुर्सियां, एसी रूम, एसी गाड़ियां प्रदान होती, बड़ी बड़ी फैसिलिटी, लग्जरी लाइफ वो जी रही है। चलिए जानते हैं आज इनका जो आह्वान है। अब आने वाले समय में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में उस दिन आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। रवि हंस जी फिर से कहेंगे, हमने तो सारा विस्तार से बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। अब क्या आह्वान करना चाहते हैं आपको, क्योंकि हमने शुरू से ही कहा कि सोए हुओं को जगाया जाता है, पर जो खो जाए सत्ता के नशे में उनको हिलाया जाता है। अब किस तरह से हिलाने की तैयारी? मैम, ये अब हम इनको हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने पीछे भी देखा, ये मैं 2020 की बात करूं तो 2020 तक भी ये लोग ऐसे ही थे, यही पोजीशन थी इनकी। जब हमने इनके गिराव शुरू किए तो तब इनको थोड़ी होश आई और ये 11 नवंबर 2020 को हमें लेके एलजी हाउस तक पहुंचे थे, जहां ये दो रविंद्र रैना जी जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं और जुगल किशोर जी जो जम्मू पूंछ मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये दोनों लोग वहां मौजूद थे। और एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो और आपके रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। 1.5 साल हो गया डीडीसी इलेक्शन खत्म हुए, आज तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, सिंगल काम कोई नहीं हुआ। तब उन्होंने ये भी बोला था कि जो आपकी पेंडिंग वेजेस का है, मिनिमम वेजेस एक्ट का है, हमने सेंटर को लिखा हुआ है, जैसे ही फंड्स हमें मिलेंगे हम आपका पेंडिंग वेजेस भी इशू कर देंगे और मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पीएचई डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा बजट मिला, 6300 करोड़ का बजट मिला, जो कि पिछले साल 1100 करोड़ था। 5200 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट मिला। उसमें से अगर 3%, टोटल 3% अगर ये हमें डेली वेजर के लिए रख दें तो वो 3% से हमारी सारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिन लोगों के बलबूते पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है उनको ये 3% पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। और जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा आया है ये लगभग 70 से 75% पैसा जो है ये लैप्स हो जाएगा इस मार्च महीने में, लेकिन ये डेली वेजर के लिए फिर भी नहीं सोच रहे। दूसरी बात, जैसे हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया, हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कोई पर्सनली इशू तो है नहीं, उनके गिराव का एक ही मकसद था कि वो जब भी बोलते हैं डेली वेजर के खिलाफ बोलते हैं। और उनको चाहिए ये था कि वो डेली वेजर के हक की बात करते, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं और प्राइम मिनिस्टर से बात करते कि इन गरीब लोगों के साथ पिछले 28 सालों से शोषण हो रहा है और इन लोगों ने भी आप लोगों के ऊपर भरोसा करके वोट दिया था, लेकिन उल्टा वो हमारे खिलाफ चलते हैं।
आखिर क्या आपत्ति है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने प्रेस वार्ता किया, जनता को मुखातिब किया, कभी भी उनके मुख से आपके लिए एक शब्द भी नहीं निकला कि आपका भी परिवार, आप भी सर्व करें, इतने सालों के ऊपर आप लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। आखिर क्या आपत्ति है उनको? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ कि वो ग्राउंड पे बहुत कम दिखते हैं, वो ग्राउंड के ऊपर लोगों से मिलते जुलते नहीं है। उन्होंने 2-4 लोगों का जो सर्कल रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो लोग उनको भी गलत फीडिंग करते हैं, मिसलीड करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड रियलिटी जानते नहीं है और इन लोगों को डेली बेसिस को बैकडोर एंट्री कहते हैं। क्योंकि मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं, जब रिक्रूटमेंट रूल ही कोई नहीं है 4th क्लास भर्ती के लिए, कोई जब 1962 से जब से ये डिपार्टमेंट बने आज तक यही एक पैटर्न था, डेली वेज लगाते थे और 7 साल के बाद 5 साल के बाद उनको परमानेंट करते थे। जब रिक्रूटमेंट रूल ही कोई नहीं है तो बैकडोर कैसे हुआ? जब बैकडोर तब होता है, तब कहा जाता है कि अगर किसी रूल का वायलेशन करके एंगेजमेंट होती है। जब एंगेजमेंट रूल ही नहीं है तो फिर बैकडोर कहां से आ गए? इससे ये साबित होता है कि वो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते। जो उनको किसी ने फीड कर दिया वो उनके दिमाग में बैठ गया और वो गलतफहमी का शिकार हैं। अगर उनको गलतफहमी है तो उनको चाहिए अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़े। अगर आपकी पार्टी कहती है कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, हमारी सरकार बनने दो, हमारे डीडीसी मेंबर बनने दो, हम आपकी रेगुलाइजेशन करेंगे, तो वो पार्टी की लाइन से अलग चल रहे हैं। क्योंकि तब नहीं पता था कि आप बैकडोर एंट्रीज है या आप पाप की घंटी है। ये सवाल है, जब मैनिफेस्टो में रखा था तभी तो जानकारी होनी थी ना कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए, किसने लगाया आपको। मैम, जब बोर्ड लेना था ना, बिलावर में रैली हुई थी, तो बिलावर रैली में भी डॉक्टर निर्मल सिंह जी उस वक्त जो कैंडिडेट थे उन्होंने बोला था और ये साथ में बैठे हुए थे। जब वोट लेना था तब बैकडोर एंट्री नहीं थी। अब जब उनका हक देने की बारी है तो आज बैकडोर एंट्री कह रहे हैं। और पिछले दिनों इसी चीज को क्लियर करने के लिए कि उनको कम से कम एक बार मिलके उनके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर किया जाए, लेकिन उन्होंने मिलना तो दूर, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करो। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि लाठीचार्ज से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। ये लोग जमीन पे काम करते हैं। जब 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर होता है तब भी ये लोग सड़कों पे खड्डे मारते हैं और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते हैं। ये उन चीजों को सहन करते हैं। जब सर्दियों में बारिश होती है तो बारिश के अंदर भी हम लोगों को पानी पिलाते हैं। कोरोना पीक पे था, आप लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, हमने रेड जोन एरिया में जाके काम किए, तब हम नहीं डरे। तो लाठियों से हम डरने वाले नहीं है। आपने लाठियां चलवा ली, जैसा हमने 7 तारीख को आपको बोला था, फिर से आह्वान, आप फिर से लाठियां तैयार हो। बिल्कुल, हमने पहले 7 तारीख को भी कहा था कि हम आएंगे, आप लाठियां भी तैयार रखो, अगर लाठी चलवानी है लाठी तैयार रखो, अगर गोली चलवानी है बंदूक तैयार रखो। लाठियां इन्होंने चलवा ली, अब बंदूक चलाने की बारी है। 8 तारीख को हम तैयार हैं, हम फिर रविंद्र रैना जी का घेराव करेंगे, क्योंकि ये भी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। इस बार रविंद्र रैना जी की बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट प्रेसिडेंट हैं या स्टेट प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दें, अगर अपनी ही पार्टी में इनकी सुनवाई नहीं है, इनके सेंटर में इनकी कोई नहीं सुनता। जब एलजी साहब के साथ ये लोग बैठ के हमारी बातचीत करवाते हैं, आपका डीडीसी के बाद मसला हल हो जाएगा। आज 1.5 साल हो गया, आज ना दोबारा कोई मसला हल हुआ, ना दोबारा कभी बातचीत आगे बढ़ी। तो इनको केंद्र में जाके बोलना चाहिए कि हमारे जो आपने एलजी साहब भेजे हुए हैं ये हमारी बात नहीं सुनते, ये उनके साथ भी पूरा मेलजोल रखते हैं और हमें बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इनको भी अब सवाल पूछे जाएंगे। ये मीडिया में कह देते हैं जी मैंने बायोमेट्रिक्स करवा दी, ऑनलाइन करवा दिया। ना तो ऑनलाइन से हमें रोटी मिली, ना बायोमेट्रिक होने से हमें रोटी मिली। रोटी हमें मिलेगी हमारी रेगुलाइजेशन से, और हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी, आपके लिए आए दिन नई नई मुसीबतें खड़ी होती रहेंगी। ये आपने सोचना है कि आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हो या टकराव करना चाहते हो। दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। 50 पार जाना चाहते हैं, आपसे टकराव करना चाहते हैं। मैम, ये 50 पार का ख्वाब भूल जाएं। जब तक डेली वेज का मसला नहीं होगा तो ये 50 पार तो छोड़ो, 5 पार हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 से लेके 5000 डेली वेजर है, और कम से कम 15000 वोट का लास्ट जिस पार्टी को होगा वो जीतना तो नामुमकिन बात है। चलिए ताज जी, आपकी तरफ आते हैं। ताज जी, पिछली बार भी आपने अपनी बातों को लगातार आपने रखा और काफी जनता ने भी कंडेम किया, निंदनीय कि जिस तरह से लाठियां बरसाएगी। क्या कहेंगे जो कदम उठाया था पीडीडी विभाग ने, यानी जब बत्तियां गुल हुई तो हरकत में अब 12000 डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं, क्योंकि मजबूरी थी उनकी भी पीडीडी विभाग की? क्या प्रशासन ऐसा चाहता है, क्या सरकार ऐसी चाहती है आम जनता को सुविधा हो ताकि फिर जाके अपने मसले हल होंगे? रश्मि जी, पहले तो एलजी साहब का वो स्टेप उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक आंख से देखा। अगर आप पीडीडी का मसला हल कर रहे हो तो पीडीडी का मसला हल कर रहे हो तो पीएचई का मसला, जो 22000 जम्मू प्रोविंस में, 10000 कश्मीर में, उनका मसला हल क्यों नहीं किया जा रहा?
वो हमें समझ नहीं आया। अगर आपने वादा किया था 11 नवंबर 2020 को कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका मसला हल किया जाएगा, तो ये एक आंख से देखने वाली कौन सी बात है, वो आज तक हमें समझ नहीं आई। आप लोग अपना जो आपकी छवि है विकास पुरुष की छवि को बरकरार रखिए और पीएचई के डेली विजिट को SRO 64 के तहत रिलीफ दीजिए और रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, रेगुलेशन पॉलिसी है और पेंडिंग वेजेस है। और हम लोग जो है ग्राउंड पे एलजी साहब भी जानते हैं, ये बड़े बड़े लीडर जानते हैं, और हमें ये कहा जाता है आप रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन हमें ये खुद समझिए रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए रविंद्र रैना जी के दरवाजा 8 मार्च को हम उनका दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं और पूछने जा रहे हैं कि रैना साहब, जो आप हमें एलजी साहब के पास ले गए थे, क्या वो एक लॉलीपॉप था, क्या वो फ्रेब था, झूठ था, क्या था? आप 50 पार होइए, आप 70 पार होइए, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन आप हमारा मसला हल करवाएंगे तभी आप 5 से पार करेंगे। अदरवाइज वो आप सब जानते हो कि डेली विजन ने 2014 से पहले जितने जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर थे वो सब हरा दिए, इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया था, झूठ बोला था, फ्रेब किया था। और हम भी ये चाहते हैं कि ये अपना स्टैंड क्लियर करें, नहीं तो ये घेराव का प्रोग्राम जो है 7 फरवरी से जो स्टार्ट है, ये आज तीसरा इनके घर पे है, चौथा जो एलजी साहब के दरवाजे पे होगा। हम अब पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं जब तक हमारे बच्चों का जो फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। चलिए हम अब होशियार सिंह जी से बात करते हैं। होशियार सिंह जी, आपसे होशियार सिंह जी वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने जब ये बात ऐसी कही थी, कहीं ना कहीं हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इनका ये कहना था कि दिन त्यौहार हो कुछ भी हो, हमें अपने परिवार से नज़रें चुरानी पड़ती है, और लाजमी भी है। जब 6750 मिलते हों तो नज़रें क्या, इंसान तो परिवार के सामने भी आना कहीं ना कहीं गवारा नहीं होता। तो शायद हमारे अगर दिल में इस तरह की तकलीफ हुई थी, हमारी जनता ने काफ़ी समर्थन किया। हमेशा जब भी हम इनका वीडियो लेकर आते हैं, हम अपनी जनता का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमेशा इस वीडियो को शेयर किया है, ताकि पता चले यहाँ की सरकारों को, प्रशासन को, कि आम जनता भी इन 61,000 परिवारों के साथ शाना बशाना है। होशियार सिंह जी क्या कहेंगे? अब पहले तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया था तो लाठियां बरसी थी। अब रविंद्र रैना जी जो कहते तो हैं मैं साथ हूं, पर लगता है उनके हाथ में कुछ नहीं, उनके बस की बात नहीं है। वो आश्वासन तो दे देते हैं कि आऊँ बैठे था, पर कितनी बार आप गए हैं, अब लगता है उनके घर में आपके जाके उठाने का समय आ गया। अब आपने 8 को दे दिया है। जैसा वो बोलते हैं ना कि आऊँ बैठे था, तो अस हूँ ये सुनाना चाहते हैं भाई अस हूँ तुम खड़ार ना बदे, बैठे तो तुसें काफ़ी टाइम पास कर लिया, हूँ थोड़ा जिहा उठी लाओ। अस भी 25 साल हुई है डिपार्टमेंट की सेवा दिंदे, हूँ अस नहीं ठुआलने की कोशिश कर रहे हैं ये उठन, ताकि साढ़े बच्चे का भविष्य भी उठे, वो भी पढ़ी सकन। मगर टोटल अगर ये सोचते न भाई अस लाली बाबे देइए टाइम टरकाई लगे, तो तुसें दिक्खेआ तुस उसलै उत्थै गए हे जोल्लै साढ़े पर लाठी चार्ज होया। तो साढ़े जिन्ने हारे प्रॉमिस दे कमेटी दे मैंबर ने, अदर च भी नशैरा लाओ, सांबा डिस्ट्रिक्ट कठुआ जिद्धर भी तुस दिखगो, वो सारे लोग आखते हैं भाई हूँ साढ़े बच्चे इंसाफ चाहिए, लाठी की बजाय सोटी की बजाय गोली भी चलान तो कोई परहेज नहीं, तो असें हूँ अपना हक चाहिए। उस हक की लड़ाई ताईं अस लोग अज फिर तक तैयारी की है, जी रविंद्र रैना जी उनके घरा का गिराव का कार्यक्रम है, उस प्रोग्राम की एक चाहन ते बच्चा निश्चित करी सकते हैं। उहदे कोला पहले 7 तरीक धोड़ी साढ़े हक च कोई फैसला दिए, तो नहीं तो जिन्नी दूर तो लोग जनता किट्ठी होंदी है, आम जनता की भी परेशानी होंदी है, तो सारे लोग जो किट्ठे होए दे होन तो फिर वो मंत्री संतरी की भी तकलीफ होंदी है भाई मेरे गेटा के बारे हाय हाय दे नारे होए दे। असा लोग हैं जोड़े इंदी जय जयकार दे नारे भी लाने आ, तो जरूरत होने पर जियां हूँ जरूरत पेदी है हूँ इंदे मुर्दाबाद दे नारे भी लगने। अस चाहते नहीं एकड़ी लैंग्वेज अस इस्तेमाल करचे, एकड़ी भाशा पकड़चे, इंदे लोकें पर एकड़े कमेंट करचे, मगर मजबूर नहीं जोल्लै अस अपने बच्चे आह्ली साइड दिक्खने आं। फिर ये लोग जेह्ड़े सानूं धोखा करियै साढ़े ने गल्लें बातें दे लाली पाप चलाइयै टाइम पास करते हैं, उन्हें नहीं स्पेयर कर सकते, बच्चे का मसला है जी। चलिए धन्यवाद। चलिए अब सिर्फ नवदीप जी से, क्योंकि हमें भी अब इनके नाम ज़ुबानी याद हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से इनके मसले को हम हाईलाइट कर रहे हैं, पर अफसोस ये है कि यहाँ के नेतागण, सरकार, प्रशासन शायद इनको भूल चुकी है, पर हम नहीं भूलेंगे, हम हमेशा इनकी आवाज़ को आगे लाते रहें और लाते रहेंगे। नवदीप जी क्या कहोगे संक्षेप में, हम चाहेंगे आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की जनता को भी,
क्योंकि जनता का समर्थन बहुत अनिवार्य है आप लोगों को, क्योंकि हमेशा जनता ने, चाहे पीडीडी की बात करें चाहे आपकी बात करें, हमेशा सराहा आपके काम को, हमेशा आपका समर्थन दिया। अब 8 तारीख को जो आप घेराव करने वाले हैं जो रविंदर रैना जी का, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, आपने हमारा पहला भी एजिटेशन देखी होगी जिसमें हमारे पे लाठियां बरसाई गई। काफ़ी इसके लिए पार्टी के जो हमारे देवेंद्र राणा जी हैं, उन्होंने काफ़ी इसको बोला कि इनके साथ गलत हुआ है। तो हमें खुशी होती है कि चलो कुछ लोग जो बीजेपी में जो बैठे हुए हैं हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन अब मेन मसला जो आ गया है कि जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी है उसके लिए जो डिलेइंग पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की है, जो अभी इन्होंने सुनने में आ रहा है कि कल इन्होंने मीटिंग भी रखी हुई है SRO 520 और 64 के ऊपर उसका डिस्कशन होगी। मैं चाहता हूं कि हमें ऐसा मौका न दीजिए कि दोबारा एजिटेशन दोबारा हो जाए, क्योंकि देखिए अभी मैं गवर्नर साहब की भी सराहना करता हूं कि अगर उन्होंने 12,000 डेली वेजर पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए अगर उन्होंने ऑर्डर निकाला है, तो क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि PHE डिपार्टमेंट ये सुतेला है। ये भी इनके आपस में भाई बहन ही है। अदर डिपार्टमेंट्स में भी जितने भी डेली वेजर हैं ये सभी मतलब ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये इन्होंने गवर्नर साहब को मैं ये जगाना चाहता हूं कि आप प्लीज ये ऐसा मतलब ऑर्डर मत सुतेला ऑर्डर मत निकालिए जिससे कि वो लोग खुश हो जाएं और हम लोग सड़कों पर ही रहें। अब देखिए जो नेशनल मीडिया है, अब देखिए कि यूक्रेन में लड़ाई लगी हुई है, वहां पे जो हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ से डेलीगेशन बुला के तो उनको बचाने के लिए भेज रहे हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तान में जो ये गरीब लोग मर रहे हैं, हमारे जो PHE डिपार्टमेंट में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और कई लोगों को अभी 70 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, उनको रिटायर कर दिया बिना कोई बेनिफिट दिए हुए। अभी जो कुछ मरे हुए हैं आप उनको 50,000 रुपया हर साल इनको देते हैं, उनका पेंडिंग वेजेस 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपया है। 50,000 इस बार देंगे, 50,000 अगली बार देंगे। नौकरी उन्होंने पूरी ले ली। मैं कहता हूँ कि ये व्यवहार इनका जो बहुत गलत है, हमें मत मजबूर कीजिए कि दोबारा से अगर लाठियां चली हैं तो क्या पता गोली भी चल सकती है, क्योंकि हमारे लोग अब इतने वो हो गए हैं, उग्र हो गए हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले मैं कहता हूं कि 8 तारीख से पहले गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई डिसीजन ले ले कि हमें भी आश्वासन मिल जाए कि नहीं, अगर उनका काम हुआ है तो आपका भी होगा, तो हमें सड़कों पर उतरने का कोई मतलब ही नहीं है। नवदीप जी, डेली वेजर से खासकर ये कहेंगे, जितने भी अलग अलग जगह पर कई बार प्रदर्शन भी होते हैं, आप डेली वेजर, सब डेली वेजर से और कैजुअल लेबर से क्या कहना चाहेंगे 8 तारीख के लिए? क्योंकि कहते हैं एकता में बल है, क्यों ना एक ही मंच के तले आप अपनी आवाज को बुलंद करें तो कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल होगी। देखिए डेली वेजर हमारे जितने भी PHE डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, सभी हमारे भाई हैं। हम सभी को ये अपील करते हैं कि देखिए मेरी अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, इन लोगों की लड़ाई नहीं है, ये आपके परिवारों की, आपके बच्चों की लड़ाई है। तो आपको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। और आपने वो पहले देख लिया उसका जो पुराना जो हमने किया था, इसमें लाठियां बरसी हैं। तो हमारा देखिए उसका ये निकला कि गवर्नर साहब कुछ होश में आए, उन्होंने उनका ऑर्डर कर दिया। मैं कहता हूं कि गवर्नर साहब को दोबारा अपील करता हूं कि ये ना हो कि अगली बार इससे भी ज्यादा तादाद में लोग उतर जाएं तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशासन में कोई ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, ऐसा कोई वो ना हो, आपकी बेइज्जती ना हो, इससे छवि खराब ना हो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि डेली वेजरों का मसला हल करना है तो आप डिले क्यों कर रहे हो? जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकालिए। हमें शौक नहीं है, हम आपकी जय-जयकार करेंगे। आपको 50, हम लखनपुर के पार नहीं पहुंचाएंगे, आपको 50 तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये है कि उससे पहले हमारा मसला हल कर दो और वो थोड़े 8 तारीख से पहले कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए। धन्यवाद दर्शकों, ये थे हमारे साथ डेली वेजर्स जिनकी लगातार हमने आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाने का पूरा प्रयास किया है। एक तरफ ये LG महोदय के फैसले से उनका स्वागत करते हैं कि 12,000 डेली वेजर्स को पक्का करने की जो बात सामने आई, वहीं दूसरी तरफ निराशा इसलिए कि आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। अगर PDD विभाग के डेली वेजर्स को परमानेंट किया जा रहा है तो क्यों ना PHE विभाग के भी या दूसरे जो डेली वेजर उनके लिए भी एक आदेश निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ 8 तारीख का आह्वान दिया गया है कि रविंदर रैना जी के घर के बाहर का अब ये घेराव करेंगे। और साथ ही साथ ये भी इनकी अपील है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, कि कोशिश यही कीजिए कि कोई ऐसा इनके हक में फैसला है ताकि इनको एजिटेशन करने पे मजबूर ना किया जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो रविंदर रैना जी के पास भी पहुंचेगा, आला अधिकारियों के पास भी पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि रविंदर रैना जी आपसे इनको उम्मीद है और देवेंद्र राणा जी से भी ये अपील करेंगे कि आप भी कम से कम इनकी बात जो आगे तक पहुंचाइए ताकि इनको सड़कों पर ना उतरना पड़े। क्योंकि जिस तरह से पहले भी इन्होंने सड़कों पर उतरे अपने अधिकार की बात के लिए, आम जनता को सुविधा तो होती है पर दूसरी तरफ इनके ऊपर डंडे भी बरसाएंगे। अब देखना ये है कि गेंद जो है आपके पालने में है, यानी भाजपा के पालने में, वो किस ओर उछालता है गेंद, कामयाबी की ओर
या नाकामी की ओर? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है 61,000 परिवारों के हित का है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।